क्या हालचाल। चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई को। एक इस टाइम साइंस हो रहा है, साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया एवं ठीक है। पहला क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभिक्रिया क्या होता है? तो दो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर नए पदार्थ का उत्पत्ति करे तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। फिर उसके बाद पढ़ाए थे, जैसे एग्जाम्पल में लिखे थे H2 प्लस O2 बराबर क्या था? H2O। इस तरफ वाले को बोलते हैं अभिकारक, सबको पता है, और इस तरफ वाले को बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल या तो दूसरा नाम इसका और था उत्पादक। ठीक है, समझे? उसके बाद दूसरा स्टेप में पढ़ाए थे कि अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। सबसे पहले कुछ होता है तो भैया अवस्था जैसे कि मान लो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस से बताए थे कल के, जैसे कि मान लो दूध प्लस हल्का सा डालेंगे नींबू का रस तो बनता है इससे पनीर। तो ये देखो दूध किस मात्रा में था? द्रव में था, और इसमें जरी को रस डालें तो ये किस में बदल गया? ठोस में। किस में बदल गया? ठोस। पनीर एक प्रकार का ठोस, इसीलिए उसको बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या उसका परिवर्तन हो सकता है? भैया उसका अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा ताप में परिवर्तन, चौथा हम बोले थे अवक्षेप का बनना। अवक्षेप बोले तो फेन, जैसे सरफ उरफ घुलती होगी एथियर में तो ऊपर में जो बनता है ना फेन, तो उसी फेन को क्या बोलते हैं हम सब? अवक्षेप। उस फेन को क्या बोलते हैं हम सब? अवक्षेप। तो यहां तक हम पढ़े थे। उसके बाद इसके जस्ट तुरंत बाद हम पढ़े थे क्या? रासायनिक समीकरण क्या है? तो भैया अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत या अणुसूत्र से, फिर से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत सूत्र या अणुसूत्र से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाता है। इन पढ़ाए थे। जैसे कि मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिख देते हैं रासायनिक समीकरण। थोड़ा सा रिवीजन मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन है तो H2 लिखते हैं, और ऑक्सीजन है तो O2 लिखते हैं, तो होता क्या? H2O। तो यही संकेत सूत्र से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। फिर बताए थे भैया लिखने का तरीका क्या है? तरीका नंबर फर्स्ट, अभिकारक और प्रतिफल। प्रतिफल के बीच किसका चिन्ह होता? तीर का। ठीक है। यदि अभिकारक या प्रतिफल की संख्या दो हो तो दोनों के बीच किसका चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह। ठीक है। तीसरा हम लिखाए थे उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यहां तक रासायनिक समीकरण तक तुम्हारा कौन वीडियो में मिलेगा? तो फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में ये सब मिलेगा। और पार्ट 1 में हम बोले थे कि यहां से जब यहां पढ़ाए थे तो उसके बाद बोले थे कि 2 पेज छोड़ देना। उसके बाद हम पढ़ाए थे रासायनिक समीकरण कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता था, हम उसका भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तरीका बताए थे भैया, ये तरीका है। उसके बाद अगला क्या लिखे थे कि भैया समीकरण अभिक्रिया की भौतिक अवस्था का प्रदर्शित करना कैसे किया जाता है? तो जब भी रहेगा ठोस, यहां तक दिखाई पड़ रहा है रे? दिखाई तो पड़ना चाहिए। जब भी रहेगा ठोस तो ठोस को लिखा जाता है S से। अगर मान लो जल रहेगा तो I से, ब्रैकेट के अंदर में देख लिख देना था। सॉलिड जल रहेगा तो I से, अगर विलयन रहता है एक्वस से, अगर गैस रहेगा तो G से। ऐसे बताए थे। ठीक, यहाँ तक रिवीजन हो गया, क्योंकि होली के बाद क्लास हो रही थी इसलिए रिवीजन जरूरी है। पहले क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को क्या बोलते हैं? अभिकारक। नए बनने वालों को क्या बोलते हैं? प्रतिफल। ये हो गया। अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन भैया अवस्था में हो सकता है, रंग में हो सकता है, ताप में हो सकता है, अवक्षेप भी बन सकता है। उसके बाद पढ़े थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत सूत्र या अणुसूत्र से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका तरीका लिखने की भैया
अभिकारक और प्रतिफल के बीच में किसका चिन्ह रहेगा? तीर का। अगर अभिकारक 2 है तो प्लस का चिन्ह, अगर प्रतिफल भी 2 बना, जैसे मान लो एक चीज कुछ और बना, जैसे मान लो मान लेंगे हेट मतलब उष्मा बना, क्या बना? उष्मा, तो यहाँ पर प्लस का हम चिन्ह देंगे। तो इसीलिए लिखें कि यदि अभिकारक और प्रतिफल की संख्या 2 हो तो क्या उसके बीच में किसका चिन्ह होता? प्लस का, ठीक है। और उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे मान लो हमको अभिक्रिया की गति को बढ़ाना है, तो अभिक्रिया की जो गति को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। तो इसीलिए ऐसे दे देंगे तीर के ऐसे, ये वाला, इसका मतलब होता है ताप, क्या था? ताप। और हो सकता है जैसे तापमान हो सकता है, दाब हो सकता है, ये सब क्या है? एक प्रकार का उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक भी उत्प्रेरक का भी परिभाषा यहाँ पर लिखाए थे, मतलब यहाँ पर लिख लेना, कहीं पे नोट्स में अपना जाकर बनाया होगा तो देख लेना। उत्प्रेरक क्या सर्जित अभिक्रिया की गति में जो परिवर्तन करता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। फिर अभिक्रिया के दौरान भौतिक अवस्था का प्राकृतिक बताना, तो एस सॉलिड रहेगा तो एस बताना है। जैसे कि यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन यहाँ पर दिए, हम यहाँ पर लिखे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस है कि सॉलिड? तो बोलेगा सर जी गैस है, तो जी लिख देंगे प्लस में। ऑक्सीजन क्या सर जी? तो गैस है तो जी लिख देंगे, तीर के निशान देंगे। H2O, H2O क्या सर जी? जल है, तो जल को हम आई से लिख देंगे। हो गया, यही होता है समीकरण को प्रदर्शित करते। ठीक, उसके बाद अगला बोले थे क्या पढ़ना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। रासायनिक समीकरण के प्रकार। सबसे पहला संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण ये पढ़ाए थे। संतुलित समीकरण, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण। जैसे H2 + O2 बराबर, सॉरी बराबर नहीं बोलना है इसको, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पर कर देंगे 2, यहाँ पर भी कर देंगे 2। हो गया ये। अभी क्यों करना जरूरी है, क्यों आवश्यक है? तो भैया द्रव्यमान संरक्षण के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के लिए, ये भी बताए थे। वो संतुलित समीकरण बराबर नहीं है, ठीक नहीं। उसके बाद संतुलित समीकरण, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? यहां तक हम मोटा मोटी बात पढ़े थे, संतुलित करने के लिए भी सिखाए थे। जैसे कि मान लो यहाँ पर था Na+Cl2, तो भैया NaCl, ठीक ना। यहाँ पर सोडियम एक, क्लोरीन 2, तो क्लोरीन इधर करना पड़ेगा, तो इसलिए 2, और यहाँ पर जैसे ही 2 किए तो सोडियम भी हो गया 2, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 2। जिस विधि से कर रहे हैं उसको बोलते हैं अनुमान विधि। क्या बोलते हैं? अनुमान विधि। भैया अनुमान विधि से ही समीकरण को संतुलित कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। और यहाँ पर हम स्टॉप कर रुके थे, और यहाँ से कुछ HW भी हम दिए थे। अब वो थोड़ा सा HW पर बात किया जाए, लेकिन मैंने कुछ और बेसिक भी बात किया था। वो बेसिक बात क्या था कि अभिक्रिया कैसे पूर्ण करें, जैसे कि हम क्वेश्चन भी उठाए थे कि भैया यहाँ पर H2 है प्लस में O2 है, तो यहाँ पर बन जाता है H2O। यहाँ पर H2 था तो 2 लिख दिए, O था 2 तो 2 क्यों नहीं लिखे? और एग्जांपल में मान लो Na+Cl2, तो भैया NaCl, यहाँ पर Na था 1 तो यहाँ पर 1 लिख दिया, Cl2 था तो 2 अभी नहीं लिखे। ऐसा क्यों होता है? इसका अगर जवाब जानना है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो। लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये तुम्हारा बेसिक वाली क्लास है। किस क्लास है? बेसिक वाली। तुम नोट्स करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ बोले थे कि भैया जरूरत याद रखना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। जैसे सोडियम का संयोजकता कितना होता? +1, एक होता -1, इसको इस तरफ लिखा जाता, इसका +1, इसका होता -2, इसलिए 2 इस तरफ लिखा जाता तो H2, और 1 इस तरफ लिखा था HO1। तो ये सारी बातें को मैंने पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं, पिछले 2 लेक्चर में। समझ में आया? समझ में बातें आई कि नहीं? और कुछ दिए थे हम लिखने के लिए, जैसे कि मान लो हाइड्रोक्साइड था यानी कि OH का संयोजकता कितना था? इसका था -1। सल्फाइड क्या था? SO4 का था -2, ये सब दिए थे। NO3 का था, NO3 का क्या था? -1, ये सब दिए थे। और क्या दिए थे? CO3 का था -2, तो ये सब दिए थे तुम सबको याद करने के लिए। हो सकता है तुम सब आज भी क्या हो सकता नहीं भी याद किए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम सब याद करोगे तो पढ़ोगे, नहीं याद करोगे तो नहीं पढ़ोगे। ठीक, अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम HW पर। होमवर्क जो दिए थे हम संतुलित करने के लिए, कहाँ पे है नोट्स? बुक कहाँ है? बुक कहाँ पर है? चलो भैया, बनाया ही होगा, बना था रे? संतुलित समीकरण बना था तुमसे? घुईबान यार की देख रही है? बोल रहे बना तो सिंपल बोलो ना, आप बना रहे।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 इसका फॉर्मूला हिंदी में दिया हुआ है, लेकिन तुमको लिखना है सूत्र में, समीकरण के रूप में। किसमें? समीकरण के रूप में। यहाँ पर बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मतलब कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH है। इसका आता -1, इसका आता +2, इसका 2 इस तरफ -1, इसलिए 1 अब 2 लिख दिया। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल के फिर प्लस दिया। अब प्लस देने के बाद क्या बोल रहा है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, तीर के निशान दो। और उसके बाद बोला कि यहां से जो तुम्हारा बनता है भैया, वो बनता है क्या दिया हुआ है कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CO3। क्यों? क्योंकि भैया Ca का होता है +2 और CO3 का होता है -2, तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ यानी कि Ca2 और CO3 का 2 से 2 कट गया, इसीलिए CaCO3। इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। प्लस में क्या बनता है? H2O यानी कि जल। अब इसी को क्या करना है? संतुलित। हमको संतुलित करना था, सबसे पहले नंबर हमको क्या करना पड़ेगा? धातु को। किसको करना पड़ेगा? धातु को। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ठीक। उसके बाद दूसरा अधातु, धातु के बाद किसको करना है? अधातु को। तो अधातु यहाँ पर कार्बन है 1, यहाँ पर भी कार्बन 1। उसके बाद ऑक्सीजन को करना है, तो ऑक्सीजन देखो इस तरफ कितना है? 2, 2 इस तरफ 2 इस तरफ 4, इस तरफ देखो 3, 3 1 कितना? 4। और हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2, यानी कि ऑलरेडी ये पहले से संतुलित हुआ है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक आध होमवर्क बता देते हैं, उसके बाद खत्म करो। अब क्लास को आगे की ओर लेकर चला जाए। अब जो तुम सबको पढ़ना है, अगला जो हेडिंग डालना है तुम सबको, रासायनिक अभिक्रिया। जल्दी से कॉपी नोट सब निकालो। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये वाला डालो हेडिंग। देखो ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की इतना बड़ा चैप्टर है, जिसको पढ़ते पढ़ते तुम्हारा 2-3 साल चल जाएगा। लेकिन क्लास 10 बहुत इसका प्रकार होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होता है, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है, 6-7 को इसमें पढ़ना है। इसका सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया है क्या? तो सिंपल, हम जब क्लास शुरू किए थे तो हम बताए थे भैया पहले अभिक्रिया क्या होता है ये बता दो। हम ये बताए थे कि अभिक्रिया क्या होता है, तो इसका जवाब है सर जी, नए पदार्थ की उत्पत्ति, नए पदार्थ की उत्पत्ति। रे लड़की कौन हल्ला कर रही है? उत्पत्ति, ठीक है। कैसे उत्पन्न होगा? तो भैया पदार्थ के मिलने से। कौन पदार्थ से? पुराने पदार्थ से, पुराने पदार्थ से। अगर पुराना पदार्थ से उत्पत्ति होगा नया पदार्थ, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन या तो टूटकर बोले थे, या तो जुड़कर, ऐसे बोले थे कि नहीं? जुड़कर भैया। लेकिन क्या होना चाहिए? नए पदार्थ का उत्पत्ति होना चाहिए। या तो एगो पदार्थ टूट जाएगा, या तो दो पदार्थ आपस में जुड़ जाएगा। तो संयोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल जाएगा, संयोजन मतलब होता है जोड़ना, संयोजन मतलब होता है जोड़ना। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर, मतलब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें। क्या लिखें? जब दो पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करे तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए? तो एग्जाम्पल में भैया बहुत सारे ले सकती है। जैसे कि पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे भैया दूध में प्लस में डालें क्या? नींबू रस। क्या? नींबू रस। तो क्या बनता? पनीर बोल सकती है, या तो छेना बोल सकती है। तो यहाँ पर देखो एक पदार्थ और दो पदार्थ आपस में मिला तो ये क्या बना? नया पदार्थ। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी दो पदार्थ है। ये दोनों जब आपस में मिलता है तो हमको क्या प्राप्त होता? H2O। लेकिन याद रखना, इसको लिखना पड़ेगा भौतिक अवस्था के साथ, H2
H2 क्या है? गैस। O2 क्या है? ये भी गैस। तीर के निशान देख क्या बनता है? H2O यानी कि लिक्विड यानी कि जल। तो इसको देना पड़ेगा आई। और उदाहरण लो तो भैया Na+Cl, सॉरी Na सोडियम क्या आता है? ठोस। क्या आता है? ठोस, इसीलिए S प्लस। Cl2 क्या आता है? गैस, तो इसको लिखेंगे गैस। यहाँ बनता है NaCl यानी कि नमक है, तो नमक क्या आता है? सॉलिड। ये किस रिएक्शन का आती है? किस अभिक्रिया का प्रकार दिख रहा है यहाँ पर? तो संयोजन अभिक्रिया। मतलब जो ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक किस अभिक्रिया का? तो भैया कॉम्बिनेशन अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या बोलेंगे सर जी? जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करें तो उसको बोलेंगे हम क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए और लो तो भैया Mg प्लस में O2 तो बनता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो फिर नहीं लिखे यहाँ पर। Mg होता है भैया सॉलिड, Mg होता है सॉलिड, O2 होता है गैस। ठीक है। इसको जब जलाया जाता है, क्या किया जाता है? जलाया जाता है। यहाँ से मतलब होता है तापमान। जलाया जाता है तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है प्लस में ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या होता है? ऊष्मा प्राप्त होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो भैया मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो उजला कलर का पाउडर होता है। जो उजला कलर का पाउडर होता है। मैग्नीशियम का जो होता है, ये मैग्नीशियम का, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम का रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। मैं दिखाने का पूरा कोशिश करूंगा कि मैग्नीशियम का रिबन कैसा होता है। यहाँ पे कुछ है, तुम सबका कॉपी में ऐसा करके वो नहीं रहता फीता नहीं, इस तरफ है उगला, देखो तो चेक करो। यहां से देखो तुम्हारा भर भर के क्वेश्चन बनेगा। ये सब एग्जाम्पल में उतार लो, लेकिन जब यहाँ पर उतारने ई वाला जब बात आता है तो यहाँ से तुम सबको बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। हम पहले तुमको दिखाना चाहते हैं कि मैग्नीशियम का रिबन कैसा होता है। ठीक ना? अरे एगो मतलब इस तरह से मोटा तरह का फीता होता है, ऐसा है, ऐसा करते हैं। इतना मोटा कैसे करके फीता की तरह होता है, ऐसा, ये ऐसा कुछ रहता है, ऐसा। जाके सर्च कर लेना कि भैया मैग्नीशियम का रिबन का फोटो कैसा होता है। कुछ इस प्रकार ऐसा होता है रिबन। ये तुम्हारा क्या है? मैग्नीशियम का रिबन। इसको जैसे ही तुम जलाएगी तो ये जलना क्या आ जाएगा? स्टार्ट। ये जलना क्या आ जाएगा? स्टार्ट। और ये इतना तेज जलता है, इतना तेज जलता है। वेल्डिंग करते हुए कभी देखिए, वेल्डिंग करते हुए मशीन को, वेल्डिंग करते हुए मशीन का जितना चमक लाइट होता है ना, उतना ही लाइट करके ये वाला भी फीतवा जो होता है ना, ये मैग्नीशियम का जो होता है, इसको मैग्नीशियम का रिबन बोलते हैं। जैसे कि एगो तो मान लो कि, अरे यहाँ पे देखो ये वाला, ये देखो मेरे पास एक क्या, मान लो ये बेल्ट है, क्या है? बेल्ट है। तो ये देखो बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेगी? रबड़ का बेल्ट, रबड़ का बेल्ट। तो सेम उसी तरह मैग्नीशियम का इसी तरह को फीता होता है, जिसको हम फीता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिबन। क्या बोलेंगे? रिबन। यानी कि मैग्नीशियम का रिबन होता है सेम ऐसी होता है, इतना ही चौड़ा, चौड़ा जितना मतलब तुम ले सकती है ऐसे करके, ठीक है? ऐसा ही होता है। इसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नीशियम का रिबन। ऐसे अपना भाषा में बोल सकते हैं भैया मैग्नीशियम का फीता, लेकिन फीता कोई क्या बोला जाता? रिबन। तो ये जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, जब उसको जलाया जाता है तो इतना तेज जलता है, इतना तेज जलता है कि मतलब उकर सामने में अगर तुम आंख लेकर जाएगी तो तुम्हारा आंख क्या जाएगा? चुनरा जाएगा, जिससे तुमको कुछ समय के लिए दिखेगा भी नहीं। मतलब जिस तरह से बिल्डिंग के लाइट जो होता है ना, जिससे बिल्डिंग करता है, तो उसको तुम देखेगी तो अचानक मतलब देखेगी तो कुछ देर के लिए तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सेम उतना ही इसका क्या होता है? चमक। और जब चमक ई वाला जलाया जाता है, जब इसको जलाया जाता है तो ये भैया, अब सिंपल बात, कोई भी चीज को जलाएंगे तो वह क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। जैसे कि मान लो मैं कोयला ही जलाया हूं, तो कोयला जलाया तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो राख बन जाता। तो इसी तरह ये राख जब पूरा जल जाता है तो ये बन जाता क्या? राख। क्या बन जाएगा? राख। वही राख को हम सब बोलते हैं क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी राख मतलब ऐसे करके चूर देंगे तो पाउडर की तरह हो जाएगा कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में अधिक मात्रा में ऊष्मा। बहुत, अब कोई भी चीज को जलाएंगे तो भैया उसमें ऊष्मा हमको प्राप्त होगा ही होगा। यानी कि बहुत ही मात्रा में हमको क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा। और जब जल जाता तो हमको क्या प्राप्त होता है भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो उजला कलर का क्या होता है? एक पाउडर। मतलब ये जन के क्या जाता? पाउडर हो जाएगा। कितने बात समझ में, कितने लोग को यहाँ पर बात समझ में आई? समझ में आएगी कि नहीं? तो यहां से अब क्वेश्चन एगो पूछेगा कि भैया मैग्नीशियम को, क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ, कैसे क्वेश्चन पूछा कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले
पहले रुको, एक अभी क्वेश्चन मत लिखना, यहां तक नोट्स किए, जल्दी से नोट्स करो, यहां तक नोट्स करो जल्दी से, यहाँ पर जल्दी नोट्स करो। और यहाँ पर फिर तुम बात यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिखो, नोट में क्या लिखना है, नोट। बस सेम टू सेम यही लिखना कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रैकेट में लिख देना है। देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम तुम सबको, मैग्नीशियम को यानी कि Mg को O2 के उपस्थिति में अब यहाँ पर कैसे लिखें, में जलाया जाता है, तो उजला पाउडर जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहते हैं, MgO। तुमको हिंदी में लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहते हैं, वह प्राप्त होता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा भी, तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होता है। ये लिखो, जल्दी से लिखो। उम्मीद करते तुम सबको समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या कहे थे कि भैया मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमको क्या करना है, जलाना है। तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर एक होता है वो प्राप्त होता है, प्लस में ऊष्मा प्राप्त होता है। समझ में बात आई कि नहीं। अब यहां पर नोट में दूसरा बात और लिखना। क्या बात है लिखना, जस्ट नोट में यहां पर फिर से एक बात लिखना कि जिस अभिक्रिया के दौरान हमें ऊष्मा प्राप्त होता है उसे हम ऊष्मक्षेपी कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नोट्स करो, नोट्स में नीचे में लिखना कि जिस अभिक्रिया के दौरान हमें ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से लिखो कि जिस अभिक्रिया के दौरान हमें ऊष्मा प्राप्त होता है उसे हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। हमेशा ये टेढ़ा ही हो जाता, टेढ़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है। जल्दी से कृपया करके लिखो इसके जस्ट नीचे में। चलो भैया लिख लिया होगा, क्या बात है, ठीक। अब यहां से दो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बनेगा कि भैया मैग्नीशियम के रिबन को, तुम सबको हिंदी में चाहो तो लिख सकते, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखो भैया हम जो बातें दिखा रहे हैं उसको तहे दिल से और तहे दिमाग से लिखते जाओ, अन्यथा तुम्हारा एग्जाम में नंबर आने की बहुत कम चांसेस है। यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, सब्जेक्टिव भी। जैसे यहां पर दे देगा, यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो कैसा पाउडर प्राप्त होता है, तो सफेद पाउडर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, कुछ तरह का बस भी पूछ सकता है। चलो यहां पर ध्यान दो, पहले भी क्वेश्चन बाद में लिखना तुम सब। मैग्नीशियम के रिबन को, क्वेश्चन क्या है कि भैया मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। तो अब इसको हम बताते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल जवाब है कि भैया मैग्नीशियम जो है ना, जैसे मान लो यहां पर एक फीता है,
मान लो मेरे पास ये रिबन है, क्या है, ये फीता को ही रिबन कहा जाता है। मान लो मेरे पास ये फीता है, वो है मैग्नीशियम का। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देगी तो इसके ऊपर में एक ऐसे करके परत चढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्साइड का परत। किस क्या बोलते हैं, कौन सी का परत? ऑक्साइड का परत। नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो देखो हम अपना थी में समझाते हैं। जब लाइन आता है घर में, जिसे देखी होगी कि जो 11,000 का पॉल होता है जिसमें एल्युमिनियम का तार होता है, कभी भी एल्युमिनियम का तार देखी होगी, तो उसको बहुत दिन के बाद छुएगी तो ऐसे क्या छुएगी तो उसके ऊपर एक उजला उजला परत रहता है। वही परत को क्या बोलते हैं हम? ऑक्साइड का परत। मतलब ये ऑक्सीजन जो है ना ऐसे छोड़ देगी, ऐसे मतलब मान लो ये ऑक्सीजन है, मान लो ये मेरा मार्कर जो है ऑक्सीजन, सॉरी मैग्नीशियम का क्या है, रिबन है, ऐसे करके इसको छोड़ दें, कुछ दिन तक छोड़ देंगे तो वायुमंडल में ढेर सारे ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये अपने ऊपर में एगो परत चढ़ा लेता है। जिस तरह से मान लो एगो लोहा को मट्टी में छोड़ देगी तो लोहा जिस तरह से अपने ऊपर में एगो जंग वाला परत अथी कर लेता है ना, तो वही जंग वाला करता है, ये ऊपर में अपना एगो जंग वाला परत करता है, जिसको नाम स्पेशल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। मतलब लोहा है इसे जमीन में डाल दिए तो लोहे के ऊपर में जो परत चढ़ा है उसको हम बोलते हैं जंग। लेकिन अगर मैग्नीशियम वाला रिबन को, चाहे मैग्नीशियम के फीता को ऐसे करके छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन में, चाहे कहीं भी भूमि में से रहेगी, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊपर में एगो परत चढ़ा लेता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड का परत। और ये ऑक्साइड का परत जब तक रिबन पर ऐसे रहेगा, जैसे मान लो ये रिबन है, जब तक ये रिबन पर ऑक्साइड का परत रहेगा तब तक इसको जलाते रहेगी, लेकिन तेज नहीं जलेगा। ये जलेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे जलेगा, इसीलिए इसको तेज जलाने के लिए इसे क्या करता है, साफ कर दिया जाता है, जिसके कारण ऑक्साइड का परत हट जाता है और उसके बाद जलाता है तो ये तेज जलता है। तो क्वेश्चन कैसे लिखना है कि मैग्नीशियम के रिबन, लिखना क्या है भैया, यहां पर से अब लिख लो तुम आंसर, कि मैग्नीशियम के रिबन जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में रहता है तो ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड का परत चढ़ा लेता है, जो कि मैग्नीशियम के रिबन को जलने में रुकावट उत्पन्न करता है। ये रुकावट उत्पन्न ना हो इसीलिए इसे साफ किया जाता है। फटाक से लिख लो, मैग्नीशियम के रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहने पर इसके ऊपर ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाती है, जो मैग्नीशियम के रिबन को जलने से रोकता है। यही रुकावट को दूर करने के लिए, यही रुकावट को दूर करने के लिए हमें मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है। मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है। क्वेश्चन खत्म, आंसर भी खत्म। चलो, अगर नहीं लिख पाई है तो कोई बात नहीं, कल की क्लास में वीडियो अपलोड होगा, रुक रुक के लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो जैसे नोट्स में लिखी, नोट्स के जस्ट नीचे लिखना क्वेश्चन नंबर 1, फिर नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर लिखे, फिर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में यहां से पूछेगा कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने के साथ, मैग्नीशियम के रिबन को जलाते समय आंखों को नजदीक नहीं लाना चाहिए। ऐसा क्यों? चाहे क्वेश्चन बहुत तरह से, यही क्वेश्चन को बदल भी सकता है कि भैया मैग्नीशियम को रिबन के जलाते समय आंख को वहां पर लाना चाहिए, मतलब नजदीक लाना चाहिए। आंसर हाँ या ना में जवाब दीजिए। चाहे ऐसा भी पूछ सकता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाते समय आंखों को नजदीक नहीं लाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या नहीं लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए? तो सीधा सीधी इसका आंसर है कि मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाते हैं तो उससे बहुत ही तेज तीव्र गति, बहुत ही तीव्र मात्रा में क्या होता, ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारे आंख में क्या आ जाता, धुंधलाहट उत्पन्न हो जाता है और उस समय के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए हमें मैग्नीशियम के रिबन को जलाते समय उसके नजदीक आंख को नहीं ले जाना चाहिए। जैसे के लिए एग्जाम्पल के हम बोलेंगे वेल्डिंग, ये उतारना नहीं, ये नोट्स मत करना, पहले आराम से पहले समझ लो, उसके बाद फिर से लिखने ना। वेल्डिंग वाला समझो। आप पूछेंगे जब वेल्डिंग करता है तो उस समय आंख को नजदीक क्यों नहीं ले जाना चाहिए? तो सिंपल भैया, उसका चमक ही इतना होता है कि हमको दिखाई, जैसे यहाँ मान लो वेल्डिंग कर रहे हैं, इसका इतना चमक होता है कि भैया, अब वेल्डिंग वाले मतलब चमक ऐसे कर रहे हैं, चमक हो गया, अब इतना चमक हो कि भैया हमारा आंख क्या हुआ, चमक आ गया, धुंधला हो गया। अब वेल्डिंग खत्म भी हो जाएगा, दूसरी तरफ देखेगी ऐसे करके तो तुमको कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। सेम उसी तरह मैग्नीशियम के रिबन के जलते समय उसी तरह से तीव्र गति में क्या मिलता है, ऊष्मा। तो इसीलिए तुमको लिखना है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाते समय
जलाते हैं तो उस समय बहुत ही तेज गति में क्या प्राप्त होता है हमें, ऊष्मा निकलती है, जो हमारी आंख को क्या कर देती है, धुंधलाहट कर देती है, जिसके कारण हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या आती है, दिक्कत। इसीलिए मैग्नीशियम के रिबन को जलाते समय हमें आंखों को नजदीक नहीं लेकर जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन खत्म, आंसर भी खत्म। आगे की ओर बढ़ा जाए। लिखेगी तो लिख दो कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाते समय आंखों को नजदीक क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है तो उसे बहुत ही तेज मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जो हमारे आंख को कुछ समय के लिए धुंधलाहट कर देती है, जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए हमें मैग्नीशियम के रिबन जलाते समय उसके नजदीक नहीं ले जाकर जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन चला। अभी हम समझा रहे थे Mg प्लस, Mg क्या है सर जी, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है सर जी, गैस। इसको जलाएंगे सर जी, क्या प्राप्त होगा सर जी, MgO, ये भी है सॉलिड, पाउडर की तरह था, पाउडर, प्लस में क्या आता, ऊष्मा। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मक्षेपी। तो भैया इसका दो अभिक्रिया नाम हो सकता है। सबसे पहले ये तो संयोजन अभिक्रिया भी है। क्यों संयोजन अभिक्रिया है, तो सिंपल बात कि भैया यहाँ पर देखो दो पदार्थ आपस में जुड़कर एगो नया पदार्थ बना रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और इसको दूसरा अभिक्रिया और बोलेंगे जिसको बोलते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। पूछेगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो वैसे अभिक्रिया जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, जैसे हमें ये बना। ठीक, अब एग्जांपल नंबर, पहले में था H2 + O2, फिर दूसरा में Na, तीसरे में, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर कितना में, CaO प्लस में H2O। अच्छा एक अवस्था भी बताना है, SH2O, तो ये तुम्हारा होता है I मतलब बिलियन। तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaOH2 प्लस में हमें क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा। क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा। ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको बोलते हैं हम सब जल, तुम सबको पता है। और इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर ये क्या होता है, तो भैया इसका दूसरा नाम और है। ये देखो कहलाता ऐसा, मतलब देखो हर इंसान के दो नाम होता है। एक वो ऐसा नाम होता है जो पूरा दुनिया जानता होगा, एक ऐसा नाम हो जो खाली घर वाला नाम जानता है। तो ये जो बोले कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लंदन, अमेरिका, भारत से दूसरा देश में भी कोई भी जाएगी तो बोलेगी कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो समझ जाएगा। लेकिन अपना भारत में हिंदी में इसको क्या जाता था, तो इसको हिंदी में बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। कभी बाजार गई है, चूना देखिए, चूना दीवार में पोतने के लिए चूना लाती है, पापा मम्मी लाते होंगे, वही चूना का फॉर्मूला होता है CaO। उसी चूना को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। समझिए। अब उसको तुम ही सब बताओ कि जब घर में पेंट करने के लिए वो चूना को लाती है तो पापा क्या करते हैं, पहले पानी में डालते हैं, पानी में डालते क्या करता है, वो खौलने लगता है। अब उसका बर्तन छुओ तो गर्मी मिलता है, देखिए। तो भैया यही चूना को जल में डालें वो क्या हो गया, घुल गया। जैसे एग्जांपल में समझो, चीनी को पानी में डालें तो वो क्या बन जाता है, शरबत। क्या बन जाता, शरबत। तुम सब देखेंगे, एक गिलास चीनी लो, उसमें पानी, एक गिलास पानी लो, उसमें चीनी डालो, तब वो पानी नहीं रहा, वो क्या हो गया, शरबत। सेम उसी तरह चूना को लाओ, बाजार से चूना को लाओ, सूखा हुआ चूना को, जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब वो चूना को ला के किस में डाल दो, पानी में। अब जैसी पानी में डालेगी तो वो गल जाएगा। अब वो गल जाएगा तो जो गीला हो गया ना, वो गीला, अब वो गीला को बोलना है तुम सबको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसको नहीं बोल सकते तुम चूना है, उसको बोलेगी क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका दूसरा नाम क्या है सर जी, उसको अपना भारत में हिंदी में क्या बोलते हैं कि बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे, बुझा हुआ
हुआ चूना, इसका दूसरा नाम और है। समझ में आएगा ना कि बुझा हुआ ये चूना है। अब ये बुझा हुआ चूना साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। तो ये भी एक किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भैया ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अच्छा तुम सब बताओ, क्या ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या था? जिसमें ऊष्मा प्राप्त होता है। तो इसमें ये अभिक्रिया दोनों, जब ये दोनों के बीच में अभिक्रिया हुआ तो ये तो हमको प्राप्त हुआ, साथ साथ हमको क्या प्राप्त हुआ? ऊष्मा। तो इसीलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। समझ में बातें आई या नहीं? समझ में बातें आई या नहीं? तो ये भी रिएक्शन फटाक से उतारो, ये भी रिएक्शन उतारो। अब यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, पहले ध्यान से समझो। सुनो, घर नती से गई चूना लाने के लिए, बाजार से चूना लाई, उसको जल में घोली। उस चूना को हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, उसका आईप्यूसी नाम कैल्शियम ऑक्साइड भी है। उसको जैसे हम जल में डालें तो वो क्या गया? घुल गया, गल गया। वो गल गया तब उसको चूना नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो बुझा हुआ चूना। अब तुम क्या करती है? ये बुझा हुआ चूना को लेती है और दीवार पर ऐसे कर लेप देती है। क्यों लेपते हैं? क्योंकि दीवार का लाइट चमचमा जाए। पापा ऊपर आते हैं भैया, जैसे मान लो दीपावली में सबसे फेमस लाती, तो ऐसे करके करती होगी, करती है। तो जिस उस समय तुमको जैसे मान लो चूना को घोली, ऐसे कर लेप दी, उस समय दीवार कैसा लगता है तुम सबको? एकदम भक चोनहर नियर। पापा बोलेंगे कि नहीं लाइट आ जाता है। तुम अचानक जाकर देखिए, जिसे बोले पापा कि भैया ये दीवार को चूना से क्या करेंगे, हम इसको पोत देंगे, ऐसे चूना से इसको रंग देंगे, लाइट आ जाएगा। अब जा रंगे, देखिए जाके पापा बोले थे कि आप लाइट आ जाएगा, ये तो पूरा कैसा लग रहा है, गेनहा नियर। जो देवल अच्छा था उसको भी गेनहा दिया, ऐसे बोलेंगे। तो बोलेंगे पापा रुको, एक दो दिन रुको। अब एक दो दिन रुकोगी तो फिर वो देवला धीरे धीरे क्या जाता है? लाइट, और अच्छा लगने लगता। तो पूछेगा ऐसा क्या होता है? तो भैया ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब पनिया में चूरमा को घोल दिया ऐसे करके, आई पनिया में घोला का चूरमा ऐसे करके उठा के दीवार में मतलब पोत दिए, तो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पोते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। तो जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर पोतते हैं, ऐसे करके दीवार पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये दीवार पर चिपक जाता है। प्लस में ये धीरे धीरे रिएक्शन करता है, केकरा से? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। अब बोलेगी कार्बन डाइऑक्साइड करें सर जी, तो हमारे वायुमंडल में तुम सबको पता है 3 गैस होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हम बना लेता है क्या? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनाता है? तो भैया जल बनाता है दूसरा। और क्या बनाता है? जल। यानी कि CaCO3 बना लेता है जल, और वो जल भाप बन के क्या जाता है? जैसे दीवार पर ऐसे पोती नहीं रहे, ऐसे करके पोती। तो शुरू में रहता भींगा होगा, तो फिर धीरे धीरे वो सूख के पानी चल जाता ऊपर, और प्लस में वो जो सूखता है ना, तो उसको बोलेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। इसीलिए क्या करता है? दीवार क्या करता है? लाइट। दीवार क्या करता है? लाइट। अब देखो बात समझने वाली यहां पर है क्या, कि चूना को अगर दुकान से लाएं तो उसको बोलेंगे CaO, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाएंगे। अब जैसी उसको जल में डाल दिया तो घुल गया, अब वो चूना नहीं रहा, अब घुल गया, तो क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझो पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर दीवार पर ऐसे करके पोत दो तो वो सूख जाता है। जब सूख जाएगा तो देखते हैं ना, कभी कल पपड़िया को उजड़ जाता है, तो वो अब वो चूना नहीं है, अब वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या था? चमकीला, जिसके कारण दीवार पर क्या आ जाता है? लाइट। और ये रिएक्शन में टाइम लेता है 1 से 1 दिन भी हो सकता है, ये तो 12-13 घंटा कुछ भी हो सकता है, जब तक नहीं सूखता, जब तक ये रिएक्शन चलते ही रहता है। बातें समझ में आई या नहीं? कितने लोग को बात समझ में आया? अब ये वाला नोट्स इतना तुम सबको नहीं लिखना था, खाली हिंदी नाम लिखना था। इसको नाम लिखो हिंदी पर, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको इसीलिए लिखे थे ताकि तुम सबको समझ जाए। पहले इसको नोट्स करो, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा? यही वाला जो लिखा है ना, यहां से मैं इसको मिटाने का कोशिश कर देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि भैया दीवार पर जब बुझा हुआ चूना को लेपा जाता तो लाइट नहीं आता है,
लेकिन कुछ समय के बाद उसमें धीरे धीरे लाइट आने लगती है, ऐसा क्यों? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो कैसे जवाब देगी बताओ, कैसे जवाब दे सकती है? जवाब कैसे देगी? तो सिंपल इसका एक ही जवाब है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर लगाया जाता है तो वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कर क्या निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत चढ़ा लेता है जो चमकीला होता है। क्या होता? चमकीला, जिसके कारण हमारे दीवार में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। सिंपल। क्वेश्चन क्या था कि भैया कि जब दीवार में CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लगाया जाता है तो चमक नहीं रहती है, तो चमक नहीं रहता। लेकिन कुछ समय के बाद चमक आ जाती है, चमक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? इसका आंसर लिखो कि जब दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेपिंग किया जाता है तो वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके धीरे धीरे किसका निर्माण करता? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था? CaCO3 का निर्माण करता है, जो एक चमकीला ठोस पदार्थ है, जो कि एक चमकीला पदार्थ है जिसके कारण हमारे दीवारों पर चमक आ जाती है। यह है तुम्हारा जवाब। क्या बातें समझ में आई या नहीं? क्या बातें समझ में आई या नहीं? तो भैया बातें समझ में आई तो आराम से हम कंटिन्यू आगे की ओर चलते हैं। फिर से थोड़ा सा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ये चीज तुमको समझ में थोड़ा सा मानते हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो लगेगा। रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहला हम पढ़ा रहे थे क्या? संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम सब बोलते हैं कॉम्बिनेशन। COMBINATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? तो भैया जब दो पदार्थ आपस में मिला और नए पदार्थ का निर्माण किया तो उसको हम सब बोलेंगे क्या? कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब समझ में आ रहा? संयोजन मतलब जुड़ना होता है, जुड़ना। जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा है H2, जिसे गैस होता है, O2 ये भी गैस होता, तो क्या होता है? H2, ये तुम्हारा क्या जाता? I। तीसरा में लिखा था Na, ये क्या होता? सॉलिड होता, तो इसीलिए S। Cl2 ये होता गैस, इसे तीर का निशान देना था ना, तो यहाँ पर प्राप्त होता NaCl, मतलब नमक। नमक क्या होता? तो सॉलिड, ठीक। उसके बाद ये हाँ से तुम्हारा क्वेश्चन था मैग्नीशियम होता तुम्हारा सॉलिड। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? हम जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। इसीलिए तीर सिंबल दिया डेल्टा का, इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है तापमान। जलाते हैं, हमको क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो सॉलिड होता है और पाउडर के रूप में होता है। किसके रूप में होता? पाउडर के रूप। सिंपल बात है, कोई भी चीज जलाएंगे ना रे, जलाएंगे तो वो राख बन जाएगा, तो राख कुछ होता, पाउडर नहीं होता, तो एक तरह की पाउडर है। और प्लस में बहुत अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता? ऊष्मा। अब यही का तुम सबको नोट्स में लिखाए थे, पहला नोट्स कि भैया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक उजला पाउडर प्राप्त होता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा, ये लिखाए थे। उसके बाद नोट्स नंबर 2 में लिखाए थे कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे ही तुमको बोलेंगे भैया ये दोनों का आपस में मिलाए तो लास्ट में ऊष्मा बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 क्वेश्चन किए थे। क्या क्वेश्चन? कि भैया मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो सिंपल जवाब, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड का एक क्या रहता? परत, जो जलने से क्या करता है? रोकता है, इसीलिए उसे साफ कर देते हैं तो आसानी से जल जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने के समय आंख को वहां पर क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसके पास बहुत चमक होता है, जिसके कारण हमारे आंख क्या आ जाता है? धुंधला आ जाता है, कुछ समय के लिए हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ये तुम्हारा
सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन था। फिर से आए कौन सी में, CaO प्लस में H2, ये भी सॉलिड है, ये भी सर आपका क्या है, सॉलिड है। फिर H2O क्या है, H2O, ये तुम्हारा सर जी I मतलब लिक्विड है। इससे बनता CaOH2 जो तुम्हारा सर जी एक्वस है मतलब बिलियन है, प्लस में ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा। इसमें भी क्वेश्चन किए थे भैया, ये क्या है, तो भैया जो गांव जो अथी दुकान से पत्थर नहीं लाते हैं चूना, उसी का फॉर्मूला है, जिसको अपना चूना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसका दूसरा नाम और है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जैसे ही जल में घोलते तो ये क्या आ जाता, गल जाता। अब वो गला लड़का को बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। याद रखना, बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। और ऊष्मा प्राप्त होता, गर्म भी हो जाता, ठीक है। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा कि भैया इसको दीवार पर, इसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर लगाते चमक नहीं आता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसमें चमक आ जाता है, ऐसा क्यों? तो भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर कर क्या बना लेता है भैया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या है एक चमकीला पदार्थ है, और दूसरा जल प्राप्त करता है। इसका भी जवाब हम दे चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि श्वसन जो कि क्लास 10th का है, लेकिन बायोलॉजी के चैप्टर का है। श्वसन, सांस लेते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, कभी सोची है, अरे क्या क्या लिखा रहा मेरे से, कभी सोची है कि श्वास हम क्यों लेते हैं? तो सिंपल जवाब, खाना हम खाते हैं, अच्छा श्वास लेते हैं, लेकिन हमारे हवा में 3 गैस रहता है, नाइट्रोजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और ऑक्सीजन रहता है, लेकिन इसमें हमको ऑक्सीजन काहे जरूरत पड़ता है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसका जवाब सुनो। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना सारा जो पच के किस रूप में हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज। जैसे तुम मान लो रोटी खाई, दाल खाई, चावल खाई, कुछ भी खाई, बहुत सारे चीज होता है जो पूरा पच उच के जब पाचन होता है तो वो किसके रूप में बदल जाता है, ग्लूकोज में। और हमारे शरीर को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा का। अभी तो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को तोड़ेंगे तब हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज से हमको क्या प्राप्त करना है, ऊर्जा, तब हमारे शरीर कार्य करेगा। जैसे हमको पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, ऊर्जा। अब ये ऊर्जा कहां से मिलता है भैया, तो ये ग्लूकोज को तोड़ने से। अब ग्लूकोज कब तोड़ता है, तो ऑक्सीजन जब देते हैं तब। जैसे हम इसको, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। अब जैसे ही इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में हमको क्या अति देता है, ऊर्जा देता है, और प्लस में ऊष्मा देता है। ऊर्जा देता है तथा ऊष्मा देता है, अधिक मात्रा में हमको क्या देता है, ऊर्जा और ऊष्मा। इसीलिए हम श्वास के रूप में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यहाँ से पूछेगा कि श्वास के रूप में हम ऑक्सीजन ग्रहण क्यों करते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ से भी, कि श्वसन के रूप में हमें ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। इसीलिए हम श्वास के रूप में हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये अब ऐसे लिखा दिया, उल्टा पुल्टा लिखा दिया, सही से लिखो इसको, सही से। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तन हो जाता है, और उस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है, जिससे ग्लूकोज टूटकर हमें ऊर्जा देता है। समझ में आया? अब तुमसे एक चीज, रे लड़की यहाँ पर देख, अपना लिख लेना, वीडियो को पोज करके तुम क्या कहना, लिख लेना। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन करते हैं कि ऊष्मा कौन अभिक्रिया है, सॉरी श्वसन कौन सा अभिक्रिया, क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? तो हम क्या बोले थे कि भैया वैसे रिएक्शन जिसमें ऊष्मा प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो यही ना श्वास में, यही हो रहा है, श्वास में ग्लूकोज ना तोड़ा जा रहा है, तो यही कुछ बोलते हैं श्वसन। तो जब श्वसन की मतलब रिएक्शन जो होता है उसमें क्या प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रहा है कि नहीं? तो ऊष्मा जब प्राप्त हो रहा है तो इसीलिए कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, श्वसन कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी? ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा देना, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का कम होना, मतलब ठंड होना। समझ में आ रहा है? तो क्या समझ में बातें आई ऊष्मा क्षेपी के बारे में, समझ में बातें आई कि नहीं? तो नोट्स में लिख लेना श्वसन। अब नीचे में एक और नोट्स में लिख लेना, जैसे अभी क्वेश्चन 1 करवाए ना, क्वेश्चन नंबर 1 कि भैया हमें श्वास के रूप में ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से ही टूटता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, इसलिए हम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब दूसरा में लिख लेना नोट्स में, ऐसे नोट्स में क्या लेना, क्या लिख देना भैया, क्या कि श्वसन एक
श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। और नीचे में एक और नोट्स नंबर 2 लिखो, एक में और नोट नंबर 2 कि ज्यादातर संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जब भी संयोजन अभिक्रिया होगा तो ज्यादातर में कुछ ऐसा है जरा में ऊष्मा प्राप्त नहीं होता, लेकिन ज्यादातर संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा प्राप्त होता ही होता है। जैसे कभी यहाँ पर H2 प्लस O2 में हमको ऊष्मा प्राप्त नहीं हो रहा था, Na प्लस Cl2 में हमको ऊष्मा प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन जैसी हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ऊष्मा। ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन से भी क्रिया करवाएं, ऑक्सीजन से, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ऊष्मा। और कैल्शियम ऑक्साइड को जल में जैसी हम डालें तो हमको बना CaOH2 और क्या प्राप्त हुआ, ऊष्मा। क्या प्राप्त हुआ, ऊष्मा। तो ज्यादातर संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, पूरा नहीं, ज्यादातर होता है, मतलब 100 में से लगभग 90 को होगा ऊष्माक्षेपी और 10 को जो होता है वो ऊष्माशोषी भी होता है। क्या बातें यहां तक समझ में आई? मैं थोड़ा घूम ज्यादा रहा हूं ताकि एनर्जी मेरा जल्दी खत्म हो, पढ़ाए नहीं, जल्दी वीडियो को खत्म करें। चलो, उम्मीद करते हैं तुम सबको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, और संयोजन अभिक्रिया से जितना भी तुम सबको क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन भी तुम सबको समझ में आ गया होगा। दिमाग में ये चीज रखना कि भैया संयोजन अभिक्रिया में क्या क्या क्वेश्चन करवाए थे, अच्छी तरह से याद करके लाना। पहला पढ़ाए थे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा तुम ही सब बताओ, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या था, जुड़ना। अच्छा नहीं नाम लग रहा कि संयोजन का जस्ट उल्टा नाम है वियोजन, तुम सबको लग रहा है? रिएक्टेंट रिएक्शन। अच्छा, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब होता है टूटना। जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करे, जब एक पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करे तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है, वियोजन मतलब होता है टूटना। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट जाता, कैल्शियम प्लस में H2O में। यही नहीं से पहले बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो क्या प्राप्त होता हमको, नहीं भैया CO2 में होगा रे, CO2 में, ठीक है। यानी कि यहां पर देखो एक पदार्थ है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो भाग में टूटा है, एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब एक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ टूटकर जब दो नए पदार्थ का उत्पत्ति करता तो इस अभी के दो या दो से अधिक भी हो सकता है, कोई जरूरत दूगो नहीं होगा। तो चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकती हो कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम सब वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में तुम सब ये लिख सकते हो, लेकिन नीचे में नोट्स में लिखना कि भैया वियोजन अभिक्रिया तभी संभव है जब उसको ऊर्जा मिले। जैसे कि ये तभी टूटेगा जब इसको तोड़ने के लिए कुछ, मान लो हम ऐसे करके मेरा कुछ ऐसे रखा हुआ है, अचानक अपने आप कोई थोड़ी टूट जाएगा, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमको, ऊर्जा के रूप में कुछ भी हो सकता है तापमान हो या तो विद्युत धारा करंट भी हो, CURRENT करंट हो, या तो तापमान चाहिए या तो ऊर्जा भी बोल सकते हो इसी को। मतलब अगर किसी भी पदार्थ को तोड़ना चाहिए तो तापमान चाहिए, दूसरा करंट चाहिए, तीसरा और क्या चाहिए, ऊर्जा ही चाहिए। ऊर्जा चाहिए, ये तीनों रहेगा तो ये टूटेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अलग करना है तो उसको क्या करो खाली, अब कैल्शियम कार्बोनेट तुमको पता क्या है, जो देवला पर ऐसे लेफे थे ना तो कुछ देर के बाद जो सूखा था जो चमक रहा था उसी को बोले थे कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट के खाली आग ऐसे वो इतना बर्तन लो उसमें जाके चढ़ा दो, गर्म करो। अच्छा तुम पहले समझो ध्यान से, वापस आओ। घर से लाए, बाजार से लाए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम पानी में डालें तो क्या बन गया था, CaOH2 प्लस में ऊष्मा दिया था ने। अब इसी को दीवार पर पोत दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया
कर किसका अति बनाया था, CaCO फिर बनाया था, और क्या बनाया था, H2O। अच्छा तुम यहां ध्यान से देखो, ये तुम कहां पर, ये दीवार पर जो लगा हुआ है, दीवार पर जो सूखा हुआ उसी का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ऐसे लेप दिए, कुछ समय के बाद सूखा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अब एक काम करो, उस दीवार से ऐसे करके छोड़ा लो, तो एक तरह के वो जो पहले चूरमा लाई थी उसी की तरह ठोस रहता है, जो दुगना से चूरमा लाई थी वो भी उसी तरह रहता है, और ये भी सूखे, जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो दिवला पर है, जो कैल्शियम कार्बोनेट वो भी तो सूखा रहता, तो चून में नहीं रहता, खाली बस उसको जरा सा गर्म कर देंगे तो फिर वो उसी रूप में फिर आ जाएगा। जिसे कैल्शियम कार्बोनेट ने, मतलब जो दीवार पर जो सूखा हुआ था ना, उसको ऐसे करके सब कबोत कबोत को ऐसे करके छोड़ा लो, और छोड़ा कर मतलब गैस चूल्हा जलाओ, ऊपर में कुछ तावा रख दो, तावे के ऊपर में ये रख दो, गर्म करेगी तो वो फिर से जो पहले नया से जो चूना लाई थी दुकान से, अवसन चूना हो जाएगा, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि उससे जो धुआं जरिमनी होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए तुम क्या की भैया, तापमान ली। जैसे मान लो यहाँ पर नमक है, क्या है, नमक है, नमक का फॉर्मूला NaCl। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो भैया इसको सबसे पहले जल में डालेंगे, क्या करेंगे, जल में डालेंगे, जल में डालकर अब इसको जल में डालेंगे तो घुल जाएगा आराम से। अब इसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए तुमको क्या चाहिए, करंट, क्या चाहिए, करंट। तो यहां पर देंगे तुम क्या क्या देगी, CuRR करंट। जैसी करंट देगी तो ये Na+1 अलग हो जाएगा और Cl-1 क्या जाएगा, अलग। अब बोलेगी आई सर, आप जब बोझा लिखे थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था दो भाग में अलग हुआ था, CaO में और CO2 में, लेकिन एजा आप लिख रहे हैं Na+1 और Cl-1। ये बात समझ में नहीं आ रहा, तो रुको जरा हम समझाते हैं। ये Na जो है ये Cl के साथ कैसे जुड़ा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया था और ये एक इलेक्ट्रॉन लिया था, तब आपस में क्या हुआ, जुड़ गया। जुड़ा था कि नहीं, सॉरी, अच्छा रहने दो, भी रहने दो, Na+, ये दिया था और ये दिया था, तो भैया ये दोनों अलग होगा कब, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था और ये लिया था। अब ये दोनों तभी अलग होगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो ले ले था ना सोडियम वाला, जब तक नहीं देगा तब तक अलग नहीं होगा। अब ये दे दिया जैसी, तो एक पर कुछ उत्पन्न हो गया, आयन, कितना का आयन, यानी कि N+1 का, और एक पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, -1, इसलिए N+1 Cl-1 इस रूप में क्या हो जाता है, अलग, क्या जाता है, अलग। इसीलिए जब आगे बढ़ेगी विद्युत धारा में, तो इसमें देखेगी कि नमक को जैसी पानी में घोलते हैं और करंट डालते हैं, तो करंट का प्रवाह हो जाता है और करंट लगना लगता है। जैसे कि मान लो एक बाल्टा लो, ऐसे करके इसमें पानी भर दो, इस तरफ करंट रखो, और इधर जाके पानी को टच करेगी, करंट नहीं लगेगा। लेकिन जैसी इसमें नमक घोलेगी, नमक घोलेगी, करंट देगी, तो नमक तो पहले से घुल था, और करंट बा देगी तो ये टूट जाएगा, क्या जाएगा, टूट जाएगा। तो ये पानिया अब पानी नहीं रहेगा, किसमें बदल गया, आयन में। और जितना भी आयन वस्तु है उसमें क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है। अब इसमें करंट वैसे डाल के छुओ तो झनाक दुना तुमको मारेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि ये जो पानी है वो कौची हो गया, आयनिक बन गया, आयन का हो गया, किसका हो गया, आयन हो गया। और जैसी तुमको आयन बोलेंगे तो समझ लेना कि इसमें करंट प्रवाह हो जाएगा, मतलब करंट यहां से वहां चल जाएगा। तो भैया ये हो गया तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं, वियोजन अभिक्रिया क्या सर जी, तो जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो Na+Cl, इसको पानी में घोल कर यहाँ पर नोट्स में लिख लेना, नोट्स में। वियोजन अभिक्रिया तभी संभव है जब इसको तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा दिया जाता है। ऊर्जा के रूप में या तो तापमान हो सकता है, या तो करंट हो सकता है, या तो ऊर्जा हो सकता है, ये होगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार आज पढ़ा है, बाकी बात 6 गो हम कल पढ़ाएंगे, 6 गो या 7 गो जितना भी देखेंगे एग्जाम के इंटरव्यू से, कितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है 10 इंपॉर्टेंट है, 10 गो इंपॉर्टेंट है, 10 गो हमको बना देना। 2 गो है तो मतलब 8 गो और बचा हुआ, लेकिन 6 गो ही पढ़ाएंगे, 6 गो तुम्हारा काम हो जाएगा, 2 गो जल्दी पूछता उछता नहीं। हालांकि एक और पढ़ा दिए हैं, ऊष्मा-क्षेपी पढ़ा दिया कि नहीं, ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया भी तो पढ़ा दिए हैं, ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया भी तो पढ़ा दिया, यानी कि 3 को हम पढ़ा दिए। ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, क्या है सर जी, वैसे अभिक्रिया जिससे हमें क्या प्राप्त हो, ऊष्मा, उसे क्या बोलते हैं हम, ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया, ये कहला गया है। समझ में बात है। तो आज की क्लास इतना तक ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसी का प्रकार आगे करके पढ़ते जाएंगे, और जो क्वेश्चन यदि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से वो तुमको बताया जाएगा। और कल के क्लास में अगर याद नहीं रहा, नोट्स अच्छा से नहीं बनल रहा, तो कुछ नहीं, वो हाइलोजन मत सटा देंगे देहा में।
कुछ थोड़ी होता है हेलोजनमा से। ठीक है, रहने दो आज और इतना ही।